20वें भाग में हम देखते हैं कि निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही है। वह कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अपनी बच्ची आशा की चिंता जो सता रही थी। वह उठकर पुस्तक पढ़ने लगती है। 2-4 पुस्त ही पढ़ी होंगी कि झपकी आ जाती है। सहसा जियाराम निर्मला के कमरे में आता है। उसे सोता देख उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। उसमें निर्मला के गहने थे। उसे लेकर तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त निर्मला की आंख खुलती है। उसे लगता है जियाराम मेरे कमरे में क्या करने आया था। फिर संदेह भी होता है, जियाराम यहाँ क्यों आएगा। शायद मुझे भ्रम हो गया है, क्योंकि उसने पीठ की तरफ से उसे जाते देखा था, यानी पीछे से देखा था। जियाराम जैसा तो लग रहा था, लेकिन जियाराम ही है होगा ये दावे के साथ कहना मुश्किल था। लेकिन फिर भी सुबह निर्मला जियाराम से पूछती है कि क्या तुम रात में मेरे कमरे पर आए थे। जियाराम अपने को निरपराधी सिद्ध करने की चेष्टा में कहता है, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था, फिर एक दोस्त के घर ही सो गया, थोड़ी देर भी लौटा हूँ। निर्मला की निगाह अभी तक अपने संदूकचे पर नहीं पड़ी थी। भोजन बनाने में लगी रही। अपने काम निपटाने के बाद सुधा से मिलने की सोची। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। वहाँ गहनों का बक्स कहाँ से होता। जब पता चला कि बक्स वहाँ नहीं है तो फूट फूट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी, ईश्वर को भला बुरा सुनाने लगी। तुमसे इतना भी न देखा गया भगवान। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। आदि आदि भगवान को डांटती है, भला बुरा सुनाती है, क्योंकि गहने स्त्री की संपत्ति होते हैं। गहने ही उसका बल और गहने ही उसका गौरव होते हैं। जब वही छीन लिए जाते हैं तो वह अपने आप को असहाय समझने लगती है, बेसहारा समझने लगती है। फिर मुंशी जी आते हैं। गहने चोरी होने की बात सुनकर सन्न रह जाते हैं, किंतु फिर भी निर्मला जियाराम का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाती है। कैसे लाती। जानती थी उसका नाम ज़बान पर लाएगी तो सौतेली माँ होने का ताना सुनना पड़ेगा। मुंशी जी इसकी रिपोर्ट पुलिस में करना चाहते हैं तो निर्मला उन्हें रोकने का प्रयास करती है, क्योंकि वह जानती है चोर कौन है, मगर डर के कारण बताती नहीं। मुंशी जी पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। तफ्तीश के लिए पुलिस घर आती है। पुलिस का नाम था अलायार खां। क्या था? अलायार खां। छानबीन के बाद पुलिस कहती है, चोर बाहर का नहीं, कोई अंदर का ही है। गहने मिलेंगे या नहीं मैं कह नहीं सकता, किंतु 2-4 दिन के भीतर चोर का पता मैं ज़रूर लगा लूँगा। तब जियाराम के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। खाने में भी उसे ध्यान नहीं रहता। हमेशा डरा डरा सहमा सहमा रहने लगता है। 7वें दिन मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। कहने लगे, अब जिया का बचना मुश्किल है। फिर किसी तरह मामले को दबाने की सोचते हैं। पुलिस वाले को 500 रुपये में राजी करा लेते हैं और घर चले आते हैं। रात के 12 बज चुके होते हैं।
किंतु जियाराम अभी तक घर लौटा नहीं था। एक नई चिंता होती है, डर से वह कुछ कर न ले, यानी आत्महत्या वगैरह कर न ले। चाहे जैसा भी हो, अपनी संतान ही तो है। हाँ, थोड़ा बहक गया है, गुस्ताख हो गया है, कामचोर है, एक दिन चेत जाएगा, यह आशा उनके मन में थी। क्योंकि मनसाराम को खोने का दुख अभी बाकी था। अब एक और बेटे को खोना नहीं चाहते थे। इसी डर से मुंशी जी जिया को खोजने के लिए डॉक्टर सिन्हा के घर जाने के लिए निकलते ही हैं तो क्या देखते हैं कि डॉक्टर सिन्हा स्वयं उनकी चौखट पर खड़े हैं। डॉक्टर सिन्हा मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़कर बस इतना कह पाए थे कि भाई साहब, अब धैर्य से काम कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।